दोस्तों, कोरिया में हो रहा है कुछ डिमोनिक और सब कुछ रिलेटेड है तीन शैतानी आइलैंड से। कुछ लोग इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे पहले देर हो जाए, क्योंकि डिमोनिक चीजों के चलते लोग मर रहे हैं और ये जो भी खेल है आपकी नींद उड़ा देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी थ्री इविल आइलैंड्स के बारे में, जिसका ब्रेकडाउन आज मैं करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा एक शैतानी कहानी जो और कोई नहीं कर सकता। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक गाइस, यहाँ पे ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। तो जल्दी से इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं थ्री इविल आइलैंड मूवी की एक डरावनी शैतानी कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक शमन को दिखाते हुए जो दर्द में था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये शमन जा रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल के लिए और वही रिचुअल वाली जगह पे शमन के दो और साथ ही इंतजार कर रहे थे। जो भी रिचुअल था उसमें 3 शमनों की जरूरत है, पर सिंस टाइम निकले जा रहा था तो बाकी 2 शमन उन्हें रिचुअल स्टार्ट करना पड़ता है, पर बेचारों का रिचुअल हो जाता है फेल। दोनों को ही खून की खांसी होने लगती है। उनके सामने रखे हुए कुछ बड़े बड़े तालिस्म थे जिन पे खून आ जाता है और सांप की तरह चलने लगता है, जैसे कोई एंटिटी हो। नाउ एंड में आता है वो तीसरा शमन, पर देर हो चुकी थी क्योंकि बाकी दोनों शमन मर चुके थे। स्टिल तीसरा शमन अकेले ही रिचुअल करता है, पर ऑब्वियसली वो भी फेल हो जाता है। हर जगह खून खून हो जाता है और इस तरीके से तीनों शमन मारे जाते हैं। यहाँ से सीन आता है एक ऑफिस में और हम मिलते हैं सूनमी नाम की लड़की से, जिससे उसका बॉस बात कर रहा था फेक रिलीजन के बारे में। ये फेक रिलीजन जुड़ा हुआ था हमारी कोरियन सोसाइटी और जापानी सोसाइटी दोनों से। वहीं पास में एक दूसरी लड़की सीहा भी बैठी हुई थी, जिसके अपने खुद के थॉट्स थे फेक रिलीजन को लेकर। नाउ दोस्तों, ये कंपनी रिपोर्टिंग कंपनी है, तो इससे पहले ये कोई भी खबर को छापे इन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि ये लोग झूठी खबरें नहीं छाप सकते। ये लोग एक फेक रिलीजन के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं जिसका नाम था सामाकदो। वो रिलीजन एक जापानीज और कोरियन रिलीजन दोनों था, पर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था बहुत पहले। देन बॉस चले जाता है ऑर्डर देकर इन्वेस्टिगेट करने को, और सीहा और सूनमी दोनों ही फंस जाते हैं इस काम के बीच में। दोनों को ही नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए इस फेक रिलीजन के बारे में। एंड देन घर जाते वक्त सूनमी को फील होता है कुछ अजीब। उसे परछाइयां दिखती है जिसमें कोई किसी को मार रहा था, जैसे ये साफ था कि शायद सूनमी के साथ पास में कुछ बुरा हुआ है। सूनमी जाके गहरी सांसें लेती है एंड देन वो और सीहा शाम को मिलती है मात्सुदा नाम के एक जापानीज आदमी से। मात्सुदा रिप्रेजेंट करने आया था एक जापानी मीडिया कंपनी को, जिसके साथ सूनमी की कोरियन मीडिया कंपनी पार्टनरशिप में काम करती है। सिंस जो सामाकदो का फेक रिलीजन का केस था ये जापान और कोरिया दोनों से जुड़ा हुआ था, तो इन दोनों कंपनियों को साथ में काम करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा अच्छी कहानी लिखी जा सके। मात्सुदा अब यहाँ पे बताता है सामाकदो के बारे में। ये रिलीजन जोनीची नाम के एक जापानी आदमी ने स्टार्ट करा था जापानीज कॉलोनियल एरा के टाइम पे, और ये वही टाइम है जब जापान ने कोरिया पे कब्जा किया था ना। उस रिलीजन में 3 लीडर्स थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस किया था रिलीजन के नाम पे। और अब ये सब सुनकर सूनमी जब घर जाती है तो वो सामाकदो के बारे में एक ड्राइव खोलकर उस पे सब कुछ रिसर्च करती है। ये ड्राइव मात्सुदा ने ही दी थी सूनमी को। उसे देखने को मिलती है बहुत सारी पुरानी इंफॉर्मेशन, पर सूनमी को नहीं पता था कि ये इंफॉर्मेशन सही है या बेकार। हालांकि मात्सुदा ने बोला था कि उसे ये सारी सामाकदो की इंफॉर्मेशन मिली है एक आदमी से जो आकामोर नाम के रिलीजन का मेंबर है, और ये भी एक नया फेक रिलीजन था। तभी लाइट चले जाती है और सूनमी जाकर चेक करती है फ्यूज, पर फ्यूज ऑन करने पे ओनली टीवी चालू होता है। सूनमी के सामने देन आ जाती है कुछ डिमोनिक परछाइयां, पर ये सारी भूतिया चीजें सूनमी के पास से रिलेटेड थी। सिंस इस सीन में हम सूनमी के बचपन वाले रूप को भी देख पाते हैं। बेसिकली शायद सूनमी को कोई बचपन में छड़ी से मारता था या फिर ऐसा ही कुछ, हमें आगे पता चलेगा। अब वो परछाइयां बढ़ती है सूनमी की तरफ, पर लाइट जलाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जब सूनमी काम पे निकलती है तो एक बूढ़ी औरत बाहर पोस्टर लेकर खड़ी थी जिसपे लिखा हुआ था कि फालतू की खबरें मत छापो, मेरी बेटी जिसका मर्डर हुआ है उसकी खबर छापो। सूनमी उस औरत को इग्नोर कर चली जाती है क्योंकि ये औरत उसे डेली परेशान करती थी, पर उस औरत का चेहरा डिमोनिक
डिमोनिक हो रखा था, यानी शायद कुछ उसके साथ ईविल हुआ था, और जो भी उस औरत के साथ हुआ था ईविल, वो सब भी जुड़ा हुआ था किसी फेक रिलीजन से। ना ऑफिस में बॉस सीहा और सुनमी आगे की रिसर्च कंटिन्यू करते हैं जब आता है ली, और ये इसी वाली रिसर्च का डायरेक्टर है। थोड़ी देर बाद सबको ज्वाइन करता है मात्सुदा, और वो बताता है अपनी रिलीजन रिसर्च के बारे में। असल में सामाक्दो रिलीजन गायब नहीं हुआ था, वो इवॉल्व हो गया था। सामाक्दो का नया नाम है आकामोर, जिसके मेंबर ने ही मात्सुदा की मदद करी थी रिसर्च में। मात्सुदा बताता है कि सामाक्दो रिलीजन को जुनिची ने एक पहाड़ पे स्टार्ट किया था कोरिया के अंदर ही। जुनिची का ये रिलीजन बाकी नॉर्मल रिलीजन से अलग था, क्योंकि जुनिची ये क्लेम करता था कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और उसके पास सांपों को कंट्रोल करने की शक्ति है। नाउ मात्सुदा के हिसाब से जुनिची की कहानी अधूरी है। उसे इतना पता था कि जुनिची ने एक कोरियन से शादी करी थी और उन्हें एक बेटी हुई थी सातो नामी नाम की। सातो नामी के पास जुनिची की जैसी ताकतें थी, पर वो हद से ज्यादा शक्तिशाली थी। गांव के लोग सातोनोमी को चुड़ैल समझने लगे थे। इसी की वजह से जुनिची को लगा कि उसका नया रिलीजन खतरे में है, और इसलिए जुनिची ने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया था ताकि गांव वाले उसकी गुलामी करते रहे। नाउ इतनी बुरी मौत के बाद सातो नोमी ने अपने परिवार को श्राप दिया था कि उसकी डिमोनिक आत्मा वापस आएगी और वो जुनिची के पूरे परिवार और उसके रिलीजन को खत्म कर देगी। देन कुछ टाइम बाद जुनिची का पूरा परिवार मारा गया था मिस्टीरियस तरीके से, और फिर सामाक्दो रिलीजन के लोग इतना ज्यादा श्राप से डर गए कि उन्होंने पूरे रिलीजन को ही खत्म कर दिया। पर कुछ लोग जानते थे कि सामाक्दो रिलीजन से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिल सकती है, और इसलिए जियोंग नाम के कोरियन आदमी ने रिलीजन को नया जन्म दिया था आकामोरी नाम की एक जगह पे जाकर, जो एक जापानीज जगह है कोरिया के अंदर ही, जहाँ पे जापानीज लोग रहते हैं, और इसलिए उस नया रिलीजन का नाम रखा गया था आकामोर। नाउ ऑब्वियसली डिमोनिक श्राप इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, तो आकामोर रिलीजन को बचाने के लिए सामने आए थे 3 शमन, और हाँ, ये वही शमन है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मात्सुदा के हिसाब से ये शमन लोग साल में एक बार गायब हो जाते हैं उस टाइम पे जब सातो नामी को जिंदा जलाया गया था। मेरे ख्याल से ये शमन उस वक्त रिचुअल करते होंगे श्राप को कमजोर करने के लिए, पर अभी कुछ कह नहीं सकते, हमें आगे पता चलेगा। नाउ सारी कहानी सुनकर सुनमी जाती है घर, और आज उसे मिलने आते हैं 2 डिटेक्टिव्स। ये पूछताछ कर रहे थे किम नाम की औरत के बारे में। किम वो औरत है जो सुनमी के घर के बाहर पोस्टर लेकर खड़ी थी। हमें फाइनली पता चलता है कि बात क्या है। असल में किम की एक बेटी थी जायहान, और वो बेचारी मारी गई थी उन लोगों के द्वारा जो फेक रिलीजन पे भरोसा करते हैं। उस फेक रिलीजन का नाम था बाओगियो, और बाओगियो को एक्सपोज करा था सुनमी की ही कंपनी ने, और इसलिए जो किम औरत है वो चाहती थी कि सुनमी की कंपनी उसकी बेटी की मौत की भी खबर छापे ताकि उसे जस्टिस मिले। और तो और जो सुनमी की कंपनी थी वो मोस्टली फेक रिलीजन का ही पर्दाफाश करती थी। एनीवे जो किम थी ना, वो अब गायब हो गई है, और इसलिए डिटेक्टिव्स आए हुए हैं पूछताछ के लिए, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पर आप इस औरत को याद रखना। नेक्स्ट डे अब दोबारा मीटिंग होती है, और आज लोग बात करने लगते हैं आकामोरी नाम की जगह पे जाने के लिए, ताकि वो उस रिलीजन से पर्दाफाश कर सके। और यहाँ पे मात्सुदा बताता है एक भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, जब सातोनोमी मर रही थी तो उसने बोला था कि एक दिन फ्यूचर में उसकी मौत वाले दिन ही वो दोबारा जिंदा होगी और सब लोगों को मार डालेगी जो उसकी मौत के जिम्मेदार है। ये सब जियोंग ने सुन लिया था, और सिंस जियोंग ने ही आकामोर रिलीजन को जन्म दिया था, तो मात्सुदा बताता है कि हर साल 3 शमन जाते हैं और करते हैं एक बड़ा रिचुअल। ये रिचुअल उसी दिन होता है जब सातोनोमी मरी थी, और रिचुअल किया जाता है ताकि सातोनोमी दोबारा जिंदा ना हो पाए। पर हम लोग समझ जाते हैं कि मूवी की शुरुआत में रिचुअल फेल हो गया था, यानी शायद सातोनामी का श्राप आजाद हो चुका है। मात्सुदा के हिसाब से ये रिचुअल होता है एक श्राइन के अंदर, और अब प्लान के हिसाब से ये रिपोर्टिंग टीम जाएगी उस श्राइन के अंदर और सारे सबूत इकट्ठा करेगी आकामोर रिलीजन के खिलाफ। दोस्तों, असल में इस पूरी रिसर्च का मकसद ये था कि ये लोग साबित करना चाहते थे कि जो सामाक्दो रिलीजन था ना, वो गायब नहीं हुआ था, वो बदल गया था आकामोर रिलीजन में। नाउ नेक्स्ट डे सुनमी, सीहा, मात्सुदा और ली निकल जाते हैं आकामोरी नाम की जगह पे जाने के लिए। रास्ते में मात्सुदा बताता है कि श्राइन के अंदर सिर्फ मात्सुदा और सुनमी ही जाएंगे, क्योंकि उस जगह के अंदर जाना अलाउड नहीं है। और ये सारी रिसर्च वाली बातें मात्सुदा को आकामोर रिलीजन के ही किसी मेंबर ने बताई थी। सुनमी पूछती है कि वो मेंबर कौन है, पर मात्सुदा नहीं बताता, क्योंकि वो मेंबर नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी किसी को भी पता चले, स्पेशली न्यूज वालों को। देन सब लोग खाने के लिए रुकते हैं, और मात्सुदा सुनमी से अजीब सवाल कर रहा था, जैसे उसने जापानीज कहाँ से सीखी वगैरह वगैरह, जिससे हमें लगता है कि शायद मात्सुदा के इरादे ठीक नहीं।
खाना खाते हुए सूनमी को दिखाई देता है एक कान जो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे डेमोनिक किम आंटी की खाल हो रखी थी, जिससे सूनमी के होश उड़ जाते हैं। वो डर जाती है पर असल में वो कान नहीं, चिकन का एक टुकड़ा था। थोड़ी देर बाद सब आगे बढ़ते हैं पर जल्दी ही वो रास्ता भटक जाते हैं। ली रुक के एक पुलिस वाले से रास्ता पूछता है। लकीली पुलिस वाला आकामोरी नाम की जगह पे ही रहता था, तो वो मान जाता है सबको टाउन में ले जाने के लिए। साथ ही साथ पुलिस वाला ये भी बताता है कि कल एक कैमरामैन आया था गांव के अंदर, और दोस्तों वो जो कैमरामैन है वो भी इसी टीम के साथ था। एनीवे सब लोग पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हैं और रास्ते में सिहा को शीशे में दिखाई देती है सातो नामी की डिमोनिक आत्मा, जिससे वो डर जाती है और ये साफ हो जाता है कि सातो नोमी का श्राप आजाद हो गया है। सिया सबको बताती है जो उसने देखा, पर तभी एक पागल औरत उनकी गाड़ी पे आकर फेंक देती है बहुत सारा खून। पागल औरत दन अजीब हरकतें करने लगती है, हंसने लगती है। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और पुलिस वाला आकर बताता है कि ये औरत उसकी माँ है जो बस नए लोगों को देखकर खुश हो जाती है, थोड़ी सी पागल जो है। पर ये लोग फाइनली आकामोरी टाउन पहुंच गए थे। ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और तभी एक और औरत आ जाती है जो बहुत ज्यादा खुश थी इन लोगों को देखकर। ऐसा लग रहा था कि इस गांव में ऑलमोस्ट सब लोग पागल है। यही औरत इनके होटल की मालकिन भी थी। देन सब लोग होटल की तरफ जा रहे थे जब सिया डर जाती है क्योंकि घर पे लटके हुए थे मरे हुए चूहे। सिया के पास वो पागल औरत आकर बुरी तरीके से हंसने लगती है। औरत बताती है कि डरो नहीं, ये चूहे खाना है सांप के लिए। और आपको याद ही होगा कि जुनीची पे सांपों को कंट्रोल करने की ताकतें थी, यानी ये सब कुछ रिलीजन से जुड़ा हुआ था। नाउ सेटल डाउन होने के बाद सूनमी ली और सिहा को भेज देती है गांव वालों का इंटरव्यू लेने, और वो खुद जाती है मात्सुदा के साथ जापानी श्राइन पे। श्राइन में घुसने से पहले सूनमी एक हिडन कैमरा भी चालू कर लेती है क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ना वो अंदर घुसने ही वाले थे कि उन्हें आकर रोक देती है शिजुका नाम की एक कोरियन जापानीज औरत। वो मना करती है अंदर जाने के लिए और उन दोनों को ले जाती है अपने साथ। शिजुका के हिसाब से श्राइन के अंदर मिस्टर सेहो की परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता, और मिस्टर सेहो अभी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों मिस्टर सेहो एक बड़ा शमन है जो श्राइन संभालता है। शिजुका श्राइन के बगल वाले घर में ही रहती है, तो सूनमी उसी के घर का टूर लेती है अपनी स्टोरी के लिए, सिंस शिजुका उस फेक रिलीजन की मेंबर है। शिजुका का पूरा घर जापानी चीजों से भरा हुआ था और उसकी बातों से सूनमी समझ जाती है कि इस गांव के लोग पुरानी सोच वाले हैं। वहीं सिहा, ली और मिन्सू नाम का एक लड़का गांव में घूम रहे थे और हर जगह उन्हें मिल रहे थे चूहे लटके हुए। ये जो मिन्सू है ये वही कैमरामैन है जो कल ही आ गया था इस गांव में, ताकि गांव वालों को शक ना हो। नाउ ये तीनों जाकर मिलते हैं हियंगजिन नाम के एक आदमी से जो इस गांव का हेड है। इनको हियंगजिन का इंटरव्यू लेना था और इसलिए ये लोग बोल देते हैं कि इन्हें डॉक्यूमेंट्री बनानी है इस रिलीजन के ऊपर। ऑब्वियसली न्यूज के नाम से कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा, पर शूटिंग के नाम पे ही हियंगजिन बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से बिहेव करने लगता है। वहीं सूनमी और मात्सुदा आ गए थे कमरे में जो श्राइन से जुड़ा हुआ था। सूनमी अंदर जाना चाहती थी पर शिजुका उसे रोक देती है और साफ बोल देती है कि कोरियन लोग अंदर नहीं जा सकते। देन मात्सुदा और सूनमी हार मानकर आ जाते हैं बाकी टीम वालों के साथ, और बाकी तीनों भी इंटरव्यू लेने में फेल हो गए थे। उनसे सिर्फ एक ही बूढ़े आदमी ने बात करी थी और ये गांव हद से ज्यादा अजीब था। यहाँ पे सूनमी नोटिस भी करती है कि हर घर में मरे हुए चूहों के साथ साथ अजीब तालिस्म भी लगे हुए हैं। एनीवे रात को ये लोग देखते हैं उस बूढ़े आदमी का इंटरव्यू, जिसमें आदमी बता रहा था पास की एक देवता की कहानी। वो देवता था सांप का राजा और वो धरती पे आया था, उसने एक इंसान से रिलेशन बनाया था, जिसके बाद उसे एक बेटी हुई थी जिसे बोलते हैं गोल्डन स्नेक। उस बेटी को देवी बना दिया गया था जिसे सब लोग सुनहरी रोशनी भी कहते हैं, और घरों पे लगाए जाते हैं चूहे उसी सुनहरी रोशनी के लिए। यानी ये जो लाशें लगाई जा रही है इस रिलीजन की देवी को चढ़ावे के तौर पे लगाई जा रही है। कहानियों के हिसाब से वो जो देवी है सुनहरी रोशनी एक दिन वापस आएगी हमारी दुनिया में और सबको खुश कर देगी। नाउ इन कहानियों से सूनमी निकालती है कंक्लूजन। बेसिकली इस गांव के जितने भी लोग हैं वो आकामो रिलीजन को फॉलो करते हैं जिसे जियोंग ने जन्म दिया था, और ये जो सांप वाली कहानी है कि देवता आया था वगैरह वगैरह, ये कहानी बनाई होगी जियोंग ने ताकि वो श्राप वाली कहानी को दबा सके। यानी इस गांव के लोग नहीं जानते जुनीची और उसकी बेटी वाले रिलीजन के बारे में। किसी को नहीं पता कि जुनीची की बेटी का श्राप उनके रिलीजन पे लगा हुआ है। पर एक बात अजीब थी, अगर जुनीची की बेटी श्राप देकर गई है और जिस दिन वो वापस आएगी उस दिन वो सबको मार डालेगी, और अब जो आकामो रिलीजन के शमन है वो रिचुअल करते हैं ताकि सातोनोमी दोबारा वापस आ ही ना पाए, तो ये जो गांव वाले हैं ये चूहे क्यों लटका रहे हैं उस सुनहरी रोशनी के लिए? क्योंकि अगर कहानियों को मिलाया जाए तो वो सुनहरी रोशनी और कोई नहीं सातो नामी की डिमोनिक आत्मा है। यानी कि ये गांव वाले भ्रम में जी रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि सुनहरी रोशनी है जबकि असल में वो एक डिमोनिक आत्मा है, जिसे रोकने के लिए जो बड़े बड़े शमन है इस आकामो रिलीजन के वो प्रेयर वगैरह करते हैं, रिचुअल वगैरह करते हैं, किसी को श्राप के बारे में भनक भी नहीं पड़ती।
क्योंकि अगर दोस्तों इन गांव वालों को पता चल गया कि इनके रिलीजन पे किसी श्राप का कब्जा है तो ऑब्वियसली सब में डर बैठ जाएगा या फिर सब लोग पागल हो जाएंगे। दिन रात को सोने पे सूनमी को आता है डिमोनिक सपना जिसमें कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। सूनमी को दिन बिल्कुल सातो नामी की तरह जिंदा जलाया जाता है पर तभी वो जाग जाती है। देन ब्रेकफास्ट के टाइम पे काफी सारे लोग सामने आते हैं। वो इस टीम के सारे लोगों का खूब सेवा पानी करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि कोई भूखा ना रहे। शिजुका भी आती है और ज्यादा खाना लेकर और हमें पता चलता है कि आज ही का दिन वो दिन है जब सातो नोमी को जलाकर मारा गया था और आज के दिन ही ये आकामोर रिलीजन वाले फेस्टिवल मनाते हैं अपनी सुनहरी रोशनी देवी के लिए। बेसिकली आज ही के दिन श्रापित रिचुअल करा जाता है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो रिचुअल फेल हो जाएगा। अब गांव में होने लगता है शोर और सारे लोग इकट्ठा होते हैं फेस्टिवल की सेरेमनी के लिए। इस सेरेमनी में बड़ा घिनौना रिचुअल करा जा रहा था जिसमें सुअर की बलि चढ़ाई गई थी और उसकी आंख, कान और जीभ बाहर निकाल कर रखे हुए थे देवी के चढ़ावे के लिए। देन रिचुअल करने वाला एक अजीब सा डांस करता है और सारे गांव वाले उठा लेते हैं सफेद कपड़ा। रिचुअल वाला सुअर के सर को घुमाता है हवा में जिससे उसका खून सफेद कपड़ों को आकर रंग देता है। गांव वाले पागलों की तरह हंसने लगते हैं और सिया हो जाती है बेहोश। पुलिस वाला आकर चेक करता है कि क्या हुआ और दोस्तों सिया को सांप ने काट लिया था। उसे तुरंत ले जाया जाता है हॉस्पिटल और अब सूनमी को फील होने लगता है कि शायद ये गांव सेफ नहीं। एनीवे टीम में रह जाते हैं सूनमी, मिनसू, ली और मात्सुदा जिन चारों को ये गांव वाले अच्छी खासी खातिरदारी देते हैं सेरेमनी के बाद। सूनमी को यंगजिन आकर बोलता है कि अगर कुछ भी चाहिए हो तो मत झिझकना मांगने में और यूं ही बातों बातों में सूनमी मजाक करती है कि लोग कितने ज्यादा बोर हो जाते होंगे इस गांव में रह के। यंगजिन जवाब देता है कि हाँ हम सब बोर हो जाते हैं पर हम सबको कल सुबह होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। जिसके बाद सारे गांव वाले एकदम स्टैचू बन जाते हैं। सब क्रीपी हो जाता है और अचानक गांव वाले हंसने लगते हैं जिससे ये साफ था कि आज ही रात कुछ डिमोनिक खेल होगा। नाउ घर जाते वक्त मिनसू की तबीयत खराब होने लगती है। सबको लगता है कि उसने ज्यादा खा लिया होगा और कुछ नहीं। रास्ते में उन्हें मिलता है पुलिस वाला जो सीहा को हॉस्पिटल छोड़ आया था पर शायद पुलिस वाला भी झूठ बोल रहा है। देन घर पे मिनसू की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और इस टीम को अभी तक ठोस सबूत नहीं मिले थे अपनी रिपोर्ट के लिए। मात्सुदा देन सजेस्ट करता है कि इन्हें जापानी श्राइन में चोरी छुपे घुस जाना चाहिए। ये लोग जाएंगे, कैमरा लगाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे इससे पहले किसी को शक हो। ये आइडिया सूनमी को ठीक लगता है पर ली डर रहा था। उसे गांव वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। सूनमी अकेले ली को समझाने की कोशिश करती है पर ली को शक था कि कहीं मात्सुदा भी इस रिलीजन का हिस्सा ना हो क्योंकि भाई वो भी जापानीज है और बड़ी मेहनत कर रहा है इस केस के लिए जबकि नॉर्मल रिपोर्टर्स इतनी मेहनत नहीं करते। इस बात से सूनमी भी सोच में पड़ जाती है और वो जाकर बात करती है मात्सुदा से। वो पूछती है कि मात्सुदा इतना ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व क्यों है क्योंकि अगर दोस्तों ये प्रूव हो गया कि आकामो रिलीजन शुरुआत में समागदो रिलीजन था तो उससे जापान के लोगों की बदनामी होगी क्योंकि समागदो रिलीजन को स्टार्ट करा था जुनिची नाम के एक बुरे जापानीज आदमी ने जिससे पूरा आकामो रिलीजन नष्ट हो जाएगा। मात्सुदा बताता है कि वो रिपोर्टर है और बस अपनी जॉब कर रहा है पर सूनमी नहीं सुनती और वो इल्जाम लगाती है कि शायद मात्सुदा भी आकामो रिलीजन का हिस्सा है और इसलिए ही उस पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी इस रिलीजन के बारे में। और नाउ ये सुन के मात्सुदा सुनाता है अपनी कहानी। हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसकी बीवी डिप्रेशन में चली गई थी और उसने खुदकुशी कर ली थी और रीजन ये था कि मात्सुदा की बीवी फॉलो करने लगी थी आकामो रिलीजन को। रिलीजन कमेटी वाले पैसे मांगते थे जिससे मात्सुदा की बीवी डूब गई थी कर्जे में और फिर वो मारी गई। और ये सुन के सूनमी याद करती अपना बचपन क्योंकि उसकी माँ ने भी किसी वजह से खुदकुशी कर ली थी। एनीवे अपनी बीवी की मौत के बाद मात्सुदा को बदला चाहिए था और इसलिए वो इस इन्वेस्टिगेशन पे आया है क्योंकि जैसे ही आकामो रिलीजन नष्ट हो जाएगा मात्सुदा का बदला पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं हमें पता चलता है कि सूनमी को भी बचपन में पकड़ लिया था फेक रिलीजन वालों ने जहाँ पे उसको कुछ बुरे काम कराए जाते थे पर वो जो भी था वो हमें आगे पता चलेगा और इसलिए अब प्रेजेंट में सूनमी फेक रिलीजन को एक्सपोज करने का काम करती है। नाउ इन द एंड सूनमी मात्सुदा पे यकीन कर लेती है और अब वो दोनों और ली जाते हैं श्राइन के अंदर कैमरे लगाने। वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और बीच में सूनमी को मिलती है एक बिना लेबल वाली दवाई। वो क्या है वो नहीं जानती पर शायद गाँव वाले खाने के अंदर दवाई मिला रहे थे। वही मिनसू घर पे और ज्यादा बीमार हो गया था क्योंकि दोस्तों शायद उससे दवाई दी गई होगी। मिनसू उल्टी पे उल्टी करे जा रहा था पर इस सीन में उसके कान में घुस जाती है एक डिमोनिक मक्खी। देन जल्दी ही मिनसू के कान में होने लगता है दर्द। वो दर्द के मारे बुरी तरीके से तड़पने लगता है और अब सामने आता है क्रीपी यंगजिन जो बोलता है चिंता नहीं करो मैं तुम्हारे कान से मक्खी निकाल देता हूँ। वो देन बुला लेता है बहुत सारे गाँव वाले जो मिनसू को कसकर पकड़ लेते हैं और यंगजिन देन एक ब्लेड से मिनसू के कान काटने लगता है। कमरे में शिजुका आकर फोटो लेने लगती है यानी आज ये सब लोग बहुत कुछ खतरनाक करने वाले थे। वहीं श्राइन में फाइनली सूनमी
सूनमी, ली और मात्सुदा घुस जाते हैं। वहाँ पे एक अजीब सी आग टरती सांप की तस्वीर के पास। ली वहाँ पे लगाना स्टार्ट करता है कैमरा और सूनमी इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक सुबह हो जाती है। सूनमी पहुंच जाती है एक विजन में जहाँ पे उसे दिखाई देती है सातो नामी, जो आई थी सांप के देवता की आल्टर पे, और वो सातो नोमी को दिखाती है एक हिडन रास्ता। पर देन सातोनामी का डिमोनिक रूप आकर सूनमी को बुरी तरीके से डरा देता है। सूनमी गिर जाती है और वो आत्मा बढ़ती है उसकी तरफ क्रॉल करके, जिसका शरीर पूरी तरीके से जला हुआ था। वो तो एंड टाइम पे मात्सुदा सूनमी को होश में ले आता है। अब तुरंत सूनमी जाकर खोलती है वो हिडन रास्ता जो जमीन में गहराई में जा रहा था। वो तीनों अंदर चले जाते हैं और ये बहुत बड़ी जगह थी, पर जल्दी ही कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। ली वापस आता है गाड़ी के पास बैटरी लेने, पर वो देखता है कि किसी ने उनका सारा शूटिंग इक्विपमेंट तोड़ डाला है। देन उसके पीछे आ जाते हैं डिमोनिक गांव वाले और ली समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भागता है अपनी जान बचाकर, पर शैतानी गांव वालों ने उसे पूरी तरफ से घेर लिया था। लकीली आ जाता है पुलिस वाला और ली सोचता है कि वो बच गया, पर ऑब्वियसली एंड में पुलिस वाला ही ली को मारकर बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो देन ली की आंखें चाकू से बाहर निकाल देता है और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। आपको याद होगा कि सुअर की आंख, कान और जीभ काटी गई थी रिचुअल के लिए, और अब वैसे ही ली की आंखें निकाल ली गई है। मिंसू के कान काटे गए थे और सीहा की प्रॉब्लम जीप काट दी होगी इन गांव वालों ने अपने डिमोनिक रिचुअल के लिए। वही श्राइन में सूनमी को लाइट स्विच मिल जाता है जिससे हो जाती है रोशनी। वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एक जगह उन्हें कई सारे मटकों में मिलती हैं इंसानों की अस्थियां रखी हुई। तभी लाइट चले जाती है और सूनमी को दिखाई देती है वो काली छाया कमरे से भागती हुई। सूनमी उसके पीछे जाती है हॉलवे में, जहाँ पे उसकी रूह कांप जाती है सातो नामी की डिमोनिक आत्मा देखकर। ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा सूनमी को कुछ कहना चाहती है। आत्मा के पीछे पीछे सूनमी और मात्सुदा पहुंच जाते हैं और ज्यादा गहराई में, और फाइनली उन्हें मिलती है वो रिचुअल वाली जगह जहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमने सब कुछ देखा था। नाउ उस जगह पे तीनों शमन ऑलरेडी मर चुके थे। मात्सुदा एक शमन की लाश को चेक करता है। सूनमी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फोटो लेती है सब चीज की और भागती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने, क्योंकि अभी ये केस रिपोर्टिंग का नहीं रहा, ये बन चुका है एक क्राइम सीन। पर तुरंत मात्सुदा सूनमी को रोक देता है। वो अजीब अजीब बातें करने लगता है और फिर सामने आती है शिजुका, जो जाकर चिपक जाती है मात्सुदा से। यानी दोस्तों शिजुका मात्सुदा की बीवी है और मात्सुदा ने झूठी कहानी सुनाई थी, क्योंकि वो है हमारा विलन। हम देखते हैं कि बिना नाम की वो दवाई सांप का जहर थी, यानी जी हाँ को शिजुका ने ही सांप से कटवाया था, एंड देन उसके जहर से ही मिंसू को बीमार करा गया था। ये सब जान के सूनमी के होश उड़ जाते हैं। वो भागती अपनी जान बचाकर और तुरंत निकलती है उस तहखाने वाली जगह से बाहर। पर वही आल्टा के पास सूनमी को मिलते हैं डिमोनिक गांव वाले। उसके सामने पागल औरत लाकर रख देती है जी हाँ, मिंसू और ली की लाशों की फोटोज, और आखिरी में उसे दवाई सुंघाकर कर दिया जाता है बेहोश। सीन पास में आता है। हम देखते हैं अब सूनमी की कहानी। असल में सूनमी को बच्चे बुली करते थे, पर उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि सूनमी की माँ पूजा पाठ भी करती थी, और एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर गई थी एक फेक रिलीजन के ज्योतिषी के पास। उस ज्योतिषी ने बताया था कि सूनमी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, उसका शरीर एक वेसल है जिसके अंदर कोई भी शैतान आ सकता है, और इसलिए सूनमी को मार देना चाहिए। देन ज्योतिषी सूनमी के अंदर की शक्तियों से डर गया था और उसने दोनों को ही भगा दिया था अपने पास से। इसके बाद अपनी बेटी के लिए सूनमी की माँ चर्च में प्रेयर करती थी, पर एक दिन उसकी माँ को कांटेक्ट किया था फेक रिलीजन वालों ने। वो रिलीजन फिर नॉर्मल इंसानों को पिटवाते थे सूनमी से, ताकि नॉर्मल इंसानों के अंदर से बुराई निकल जाए और सूनमी के अंदर चली जाए। यानी कहा जाए तो सूनमी का बचपन भी फेक रिलीजन वालों ने ही खराब किया था ना। अब सूनमी को होश आता है और वो बंधी हुई थी एक चेयर पे। उसके तीनों तरफ रखी हुई थी उसके दोस्तों की लाशें, और सूनमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फाइनली उसके सामने आते हैं मात्सुदा और शिजुका। मात्सुदा खोलता है राज। असल में जुनिची की बीवी के दो बच्चे हुए थे। एक तो सातो नामी थी जिसे जला दिया गया था, और एक लड़का भी था। वो लड़का नॉर्मल जिंदगी जिया था, और जो सूनमी है वो असल में उस लड़के की पर पोती है। यानी सूनमी उस शैतानी परिवार की वारिस है, और इसलिए ही उसके शरीर में शक्तियां हैं किसी भी डीमन को बुलाने की। यही रीजन है कि सूनमी के साथ पूरी जिंदगी डिमोनिक चीजें हुई है। जो भी इंसान सूनमी के साथ बुरा करता है वो मारा जाता है, जैसे उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसकी वजह से सूनमी फेक रिलीजन के झांसे में फंस गई थी। और वो जो किम बूढ़ी औरत थी ना सूनमी के अंदर बाहर रहती थी और उसे परेशान करती थी, उस बेचारी ने भी खुदकुशी कर ली थी, और इसलिए अब वो गायब है। मात्सुदा के हिसाब से सातो नोमी की आत्मा वापस आएगी और वो घुस जाएगी शिजुका के शरीर में रिचुअल के बाद। इतना ही नहीं, उन तीन शमन को मूवी की शुरुआत में जहर देकर मारा गया था, और जहर देने वाली थी शिजुका।
शिजुका। बेसिकली ये दोनों मियाँ बीवी को लग रहा है कि सातोनोमी जब वापस आएगी तो वो दुनिया में एक गोल्डन रोशनी की तरह आएगी जो उनकी देवी होगी, जो सबकी प्रॉब्लम ठीक कर देगी और पूरे रिलीजन को फायदा होगा। ये लोग उस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे जब सातोनोमी ने बोला था कि जब वो वापस आएगी तो वो सबको मार डालेगी। यानी दोस्तों, आकामो रिलीजन और समग्दो रिलीजन के रूल्स आपस में मिक्स हो गए थे। मियाँ बीवी ने ही गांव वालों से कह के घरों पे चूहे लगवाए थे ताकि सातोनोमी की आत्मा खुश रहे, और ये दोनों पूरे रिलीजन पे कब्जा करना चाहते थे। पर ऐसा हुआ क्यों? मैंने बीच में बताया था कि अगर इन आकामो रिलीजन वालों को पता चल गया कि इनकी जो गोल्डन देवी है उसे रोकने के लिए रिचुअल करा जा रहा है तो ऑब्वियसली ये लोग पागल हो जाएंगे। तो वही चीज हुई है मियाँ बीवी के साथ। इन्हें पता लग गया होगा कि रिचुअल करा जा रहा है ताकि गोल्डन देवी दोबारा जन्म ना ले सके, और इसलिए ऑब्वियसली इन दोनों ने प्लान बनाकर उन शमन को ही मार डाला ताकि इनकी देवी वापस आ सके। फाइनल रिचुअल अब शुरू होता है और शिजुका सुनमी का हाथ काट कर निकाल लेती है खून। वो देन सुनमी को जिंदा जला देती है। बेचारी सुनमी भी मारी जाती है, जिसके बाद शिजुका पीती है सुनमी का खून और बुलाती है सातोनोमी को। जल्दी ही रिचुअल की वजह से शिजुका हवा में उड़ने लगती है और मात्सुदा बहुत ज्यादा खुश होता है सिंस फाइनली डेमोनिक सातोनामी वापस आ गई थी। पर दोस्तों, सातोनामी वापस आते ही सबसे पहले शिजुका के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। फाइनली मात्सुदा को यकीन हो जाता है कि उसने एक गलती कर दी। उसकी बीवी की लाश के चिथड़े उड़ जाते हैं और सुनमी जो थी उसके शरीर से आग बुझ जाती है। सातोनोमी की आत्मा कब्जा कर लेती है सुनमी के शरीर पे और वो अब मात्सुदा को बोलती है कि मैंने बोला था जिस दिन मैं जिंदा होंगी उस दिन मैं फेक रिलीजन के सारे लोगों को मार डालूंगी। वेल फिर क्या था, मात्सुदा भागता है अपनी जान बचाकर, पर सातोनोमी अपनी शक्तियों से मात्सुदा को बांध देती है। वो देन मात्सुदा को मजबूर कर देती है अपना सर बार बार जमीन में मारने को। इसके बाद सातोनोमी सामने आती है डेमोनिक गांव वालों के, जिससे गांव वाले खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि भाई उनकी देवी आ गई, उनकी देवी आ गई। पर देवी को देखते ही यंगजिन हो जाता है पोजेस्ड और वो अपना गला काट के मर जाता है। सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और अब जैसे जैसे सातोनोमी आगे बढ़ती है वैसे वैसे गांव वाले एक दूसरे को और खुद को मारने लगते हैं पोजेस होकर। एक के बाद एक मौतें होती है और इन दी एंड पूरा कमरा लाशों से भर जाता है। सातोनामी दिन चले जाती है बाहर और वो अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस फेक रिलीजन का हर एक इंसान नहीं मर जाएगा। वही मूवी के एंड में मात्सुदा अभी भी अपना सर जमीन में मार रहा था और वो भी मर चुका था, और इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। वेल ये था पूरा रिकैप 3 इविल आइलैंड्स मूवी का, और इस मूवी की एंडिंग अच्छी थी। सब सोच रहे थे कि देवी आएगी पर डेमोनिक आत्मा आ गई। हालांकि जिस तरीके से इस मूवी में घुमाओ फिराओ बातों पे बातें करी गई है, ये मूवी बहुत ज्यादा स्लो और बोरिंग रहती है शुरुआत के 1 घंटे। लाइक इतना कंफ्यूजिंग क्यों बनाने लगे हैं ये मॉडर्न कोरियन हॉरर वाले लोग, मेरे को समझ नहीं आता, और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 4 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है, क्या रेटिंग सही है या नहीं? मुझे कमेंट में बताना। आप लोग देख डेमोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि आपको ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है और मेरी बहुत मदद करता है। मैं गाइस में चैनल अपडेट्स डालता हूं टेलीग्राम पे और पर्सनली मैं इंस्टा पे सबका रिप्लाई करता हूं, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।